नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूएसए और यूएसए के अलाई कंट्रीज एक तरफ और दूसरी तरफ रशिया, दोनों के बीच में किस प्रकार से टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी यूक्रेन को लेके। और अब यूएसए और रशिया दोनों के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर्स आपस में मुलाकात करेंगे ताकि टेंशन्स को डिफ्यूज़ किया जा सके। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, कंटेक्स्ट ये है, रशिया ने ना काफ़ी समय से यूक्रेन बॉर्डर पर अपनी बहुत सारी फोर्सेस तैनात करके रखी हैं। आप ये मैप देखिए, यहाँ पे यूक्रेन है और ये ऊपर रशिया है। तो रशिया ने अपनी वेस्टर्न बॉर्डर पर ऑलमोस्ट 1 लाख जो ट्रूप्स है ना यूक्रेन बॉर्डर पर वो तैनात करके रखी हैं। काफ़ी बार उन ट्रूप्स ने एक्सरसाइज भी कंडक्ट की है। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसे हैं और रशिया भी इवन सिग्नल दे रहा है कि रशिया जो है वो यूक्रेन के ऊपर इन्वेड कर सकता है, अटैक कर सकता है। क्या रीजंस हैं? आखिरकार रशिया जो है वो यूक्रेन के ऊपर क्यों अटैक करना चाहता है? देखो, इसके लिए हमें ना थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा। आप एक बार ये तस्वीर देखिए स्क्रीन पर। नाटो का निर्माण हुआ था 1949 में। उस समय कोल्ड वार चूंकि चल रहा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच, तो यूएसएसआर की चुनौती को काउंटर करने के लिए नाटो का निर्माण हुआ था। यूएसए ने अपने मित्र देशों को के साथ मिलके नाटो फॉर्म किया था, लेकिन समय के अनुसार नाटो का एक्सपेंशन होता रहा। ये देखो, 1952 में ग्रीस और टर्की नाटो के मेंबर बन गए। 1955 में वेस्ट जर्मनी नाटो का मेंबर बन गया और बाद में तो 1990 में आपको पता है जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया था। 1982 में स्पेन मेंबर बन गया। तो इस प्रकार से नाटो का एक्सपेंशन होता गया समय समय पर। इवन 1990 के बाद भी, ये जान के आपको हैरानी हुई ना, अगर यूएसएसआर के अगेंस्ट नाटो अगर बना था तो फिर यूएसएसआर का तो डिसइंटीग्रेशन हो गया था 1990 में, 91 में। तो बाद में नाटो क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? ये रशिया की सबसे बड़ी शिकायत है। ना सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा है, बल्कि देखो, आप ये देखोगे ना, 2004 में बुल्गारिया, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, ये सब देश भी नाटो के मेंबर बन गए। रशिया की सबसे बड़ी शिकायत ये है, ये जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है ना, ये देखो किसी समय में यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे, लेकिन ये भी नाटो के मेंबर बन गए हैं। यूक्रेन जो है वो भी नाटो का मेंबर बनना चाहता है, जॉर्जिया भी नाटो का मेंबर बनना चाहता है। तो रशिया को यह लगता है, अगर यूक्रेन जो कि देखो रशिया का पड़ोसी देश है, वो नाटो का मेंबर बन गया ना, तो फिर यूक्रेन तो एक प्रकार से वेस्टर्न एयरक्राफ्ट के समान है जो बिल्कुल रशिया के बॉर्डर के नजदीक खड़ा है। रशिया को अपनी सिक्योरिटी की चिंता है कि अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर बन गया तो कल को हमारी जो सिक्योरिटी है ना वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। समझ गए? तो ये रशिया की सबसे बड़ी शिकायत है। तो फिर आपको लगेगा यूक्रेन तो काफी समय से वेस्टर्न कंट्रीज के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है, यानी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ खड़ा दिखाई देता है। अब जाके रशिया क्यों यूक्रेन पर अटैक करना चाहता है? देखो, इसके पीछे रीजन है अपॉर्चुनिटी, मौका, ओकेजन ऐसी है। अभी देखो, अफगानिस्तान से यूएसए बाहर आया है, तो रशिया को यह लगता है यूएसए अभी कमजोर है। यूएसए का ज्यादा फोकस अब चाइना को कंटेन करने में है। तो रशिया को मौका दिखाई दे रहा है कि मौका ऐसा है कि अब हमारा जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है ना वो इंक्रीज किया जा सकता है। तो इसलिए रशिया ने अपनी फोर्सेस तैनात कर दी यूक्रेन बॉर्डर पर। अब जब वेस्टर्न कंट्रीज ने कहा, यूएसए ने खास करके रशिया को, कि आप भैया चाहते क्या हो, आप क्या युद्ध करना चाहते हो क्या? तो जानते हो पुतिन ने क्या जवाब दिया? रशिया के जो राष्ट्रपति है ना, उन्होंने जवाब दिया, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन युद्ध रोकने की जो जिम्मेदारी है ना वो किसके ऊपर है? वो यूएसए और यूएसए के एलाई कंट्रीज के ऊपर है। वेस्टर्न कंट्रीज ने पूछा, कैसे? अटैक तो आप करने वाले हो, तो युद्ध रोकने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर कैसे है? तो देखो, रशिया ने ना अपनी काफी सारी डिमांड्स रख दी यूएसए के सामने और वेस्टर्न कंट्रीज के सामने। जैसे कि डिमांड्स, जैसे कि यूक्रेन जो है वो नाटो का मेंबर नहीं बनेगा, ना ही जॉर्जिया नाटो का मेंबर बनेगा। इवन रशिया ने यह भी डिमांड सामने रख दी, 1997 के बाद जो भी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज नाटो का मेंबर बने हैं ना, उनको नाटो से बाहर आना होगा। और पहले जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो पहले कभी यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे वो नाटो का मेंबर नहीं बनेंगे। ऐसी ऐसी डिमांड्स रशिया ने रख दी यूएसए के सामने। यूएसए ने कहा, आपकी जो डिमांड्स है ना पूरी तरह से इनप्रैक्टिकल हैं, हम ऐसे ये डिमांड्स कैसे मान सकते हैं? यूक्रेन अगर नाटो का मेंबर बनना चाहते हैं तो ये उसकी सोवरेनिटी का हिस्सा है। हम कैसे, मतलब आप यूक्रेन की सोवरेनिटी में कैसे इंटरफेरेंस कर सकते हो? ये बात वेस्टर्न कंट्रीज ने बोली। यूएसए ने उसके बाद यह भी बोला, देखो हम बातचीत के लिए तैयार हैं,
बात हम कर लेंगे, लेकिन आपकी जो डिमांड्स है ना टोटली इनप्रैक्टिकल हैं, हम उन डिमांड्स को नहीं मान सकते। इसी इशू को लेके अब बात होगी 10 जनवरी को, जब दोनों देशों के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर्स हैं ना वो आपस में मुलाकात करेंगे। उसके 2 दिन बाद फिर से उनके बीच में मुलाकात होगी। कुल मिला के देखो, रशिया की रणनीति को आप समझने की कोशिश कीजिए। रशिया जो है ना वो एक प्रकार से फिलहाल की सिचुएशन को ना अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रहा है, लिवरेज के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, ताकि यूएसए को मजबूर किया जा सके अपनी मांगे मनवाने के लिए। रशिया को लगता है कि अभी जो यूएसए है ना वो कमजोर है, जबकि देखो यूएसए काफी चालाक है। यूएसए को ये लगता है, क्योंकि ट्रंप के कार्यकाल में आपको याद होगा नाटो जो है ना वो कमजोर हो गया था थोड़ा, ट्रंप ने नाटो पर ज्यादा फोकस किया नहीं था। तो यूं लगता है यूएसए को, अगर रशिया बार बार यूक्रेन के ऊपर अटैक करने की धमकी दे रहे हैं ना, बल्कि ये फायदे की सिचुएशन है यूएसए के लिए। कैसे? क्योंकि देखो इस सिचुएशन में ना नाटो कंट्रीज जो है ना वो और ज्यादा एकजुट हो जाएंगे। पहले जो नाटो बिखर रहा था ना वो नाटो एकजुट हो जाएगा फिलहाल की सिचुएशन में, ऐसा यूएसए को लगता है। जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, नॉर्ड स्ट्रीम जो पाइपलाइन है ना वो एंजेला मर्केल जब जर्मनी की चांसलर थी ना तब इसको अप्रूवल मिला था। अब ये पाइपलाइन जो है ना वो बनके तैयार है, लेकिन यूएसए नहीं चाहता ये जो पाइपलाइन है ना यहां से रशिया से गैस जाए जर्मनी और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में इस पाइपलाइन के थ्रू। नॉर्ड स्ट्रीम 2 की हम बात कर रहे हैं। ये पाइपलाइन अभी पूरी तरह से बनके तैयार है। अगर इस पाइपलाइन से जर्मनी में और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में अगर गैस आने लगी ना तो फिर यूरोप की जो डिपेंडेंसी है ना गैस के लिए वो रशिया पर और ज्यादा बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? लेकिन यूएसए ऐसा नहीं चाहता। एक तो यूएसए को यूं लगता है कि यूरोप की डिपेंडेंसी अगर रशिया के ऊपर बढ़ गई तो जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें। दूसरा, यूएसए अपने जो एनर्जी रिसोर्स है ना वो एक्सपोर्ट करना चाहता है यूरोप को। तो दोनों मतलब डायमेंशंस हैं इसमें। क्यों यूएसए ये चाहता है कि ये जो पाइपलाइन है ना ये कभी ऑपरेशनल ना हो। तो अब देखो, जब ये जो सिचुएशन पैदा हुई है ना कि रशिया अपनी फोर्सेस यूक्रेन के नजदीक लेके आया है, तो ऐसी सिचुएशन में ना यूएसए ने बल्कि और ज्यादा डर दिखा दिया है रशिया का कि देखो यूक्रेन पे तो अटैक कर देगा रशिया। मैं पहले से बोल रहा था कि ये इस पाइपलाइन से आप गैस मत इंपोर्ट कीजिए रशिया से। तो यूएसए का ये जो डर दिखाने का तरीका है ना उसका इंपैक्ट भी पड़ता दिखाई दे रहा है। कैसे? जो अभी के जो चांसलर है ना जर्मनी के, उन्होंने ये बोला है कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को लेके आना ये एक गलती थी जर्मनी की। मतलब कि वो भी रशिया को बोलना चाहते हैं इनडायरेक्टली कि देखो भैया, आप यूक्रेन के ऊपर अटैक करोगे तो ये पाइपलाइन कभी भी ऑपरेशनल नहीं होने वाली है। जबकि रशिया के लिए देखो ये पाइपलाइन काफी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी उनके ऊपर काफी सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो रशिया को यह लगता था कि अगर ये पाइपलाइन ऑपरेशनल होती है तो उनका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन थोड़ी ठीक होगी। कुल मिला के देखो काफी बड़े जो पावर गेम्स है ना खेले जा रहे हैं मेडिटेरेनियन सी और आसपास के रीजन में। इससे पहले भी बेलारूस एक कंट्री है, मैं आपको मैप में दिखाता हूं, एक सेकंड आप देखिए। यहां पे बेलारूस का मैप है नहीं, स्क्रीन पे आपको साइड में आपको दिखाई देगा बेलारूस का मैप। आप स्क्रीन पर साइड में देख रहे हैं बेलारूस का मैप। बेलारूस ना अभी रशिया का मित्र देश है, लेकिन बेलारूस में ना ऑथोरिटेरियन रेजिम है। बेलारूस और यूरोपियन यूनियन के बीच अभी टेंशंस हैं। कुछ समय पहले हुआ क्या था, पोलैंड पर ना काफी सारे जो माइग्रेंट्स हैं ना वो जमा हो गए थे। पोलैंड और बेलारूस के बॉर्डर पर काफी सारे माइग्रेंट्स जमा हो गए थे। वो यूरोपियन यूनियन में एंटर करना चाहते थे पोलैंड के थ्रू, लेकिन पोलैंड ने काफी फेंसिंग करके रखी है। बहुत दिनों तक यहां पे क्राइसिस रहे, तो यूरोपियन यूनियन ने बेलारूस के ऊपर और ज्यादा सैंक्शंस लगा दिए। पहले देखो बेलारूस के और यूरोपियन यूनियन के बीच में ना एक एग्रीमेंट था जिसके तहत बेलारूस माइग्रेंट्स को ना जाने नहीं देगा पोलैंड में और यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में। लेकिन जब टेंशंस पैदा हुई ना तो बेलारूस इस एग्रीमेंट से बाहर आ गया। बेलारूस ने कहा कि अब हम आपका एग्रीमेंट क्यों माने, तो उन्होंने बल्कि माइग्रेंट्स को आने दिया अफगानिस्तान से, इराक से, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज से, और वो सारे माइग्रेंट्स पोलैंड बॉर्डर पर जमा हो गए। तो उस समय भी रशिया ने ना बेलारूस का साथ दिया था, और यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज थे ना वो रशिया से काफी नाराज थे। काफी सारे यूरोपियन यूनियन के लीडर्स ने आरोप भी लगाया रशिया के ऊपर कि आप जिम्मेदार हो इस क्राइसिस के पीछे। तो रशिया ने यह कहा था कि हम कैसे जिम्मेदार हैं, आप बेलारूस को पैसे दीजिए, वो माइग्रेंट्स को नहीं आने देंगे, आप उनके ऊपर से सैंक्शंस हटाइए। और देखो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसे ऐसे ना काफी सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जो एग्जाम्पल्स हैं, जो रिफ्लेक्शन है किस प्रकार से मेडिटेरेनियन और आसपास के रीजन में
या फिर यूरोप में आप कह सकते हो टेंशंस पैदा हो रही हैं रशिया एक तरफ और दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज के बीच, यूएसए और यूएसए के अलाइ कंट्रीज के बीच। ब्लैक सी में यूएसए के वारशिप्स को काउंटर करने के लिए रशिया ने अपने वेसल्स भेज दिए थे। तो देखना यह होगा क्या कोई अभी समाधान निकलता है रशिया और यूएसए के बीच यूक्रेन को लेके, या फिर रशिया जो अटैक की धमकी दे रहा है यूक्रेन के ऊपर वो अटैक वास्तव में होगा। तो इस प्रकार से हमने ये पूरा इशू समझा इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।